हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ही ठीक है ना? ओके। तो चलिए बच्चों, आज आपके लिए लेके आया हूँ 11th क्लास के फिजिक्स। जैसे आपने देखा था लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के जो तीनों पार्ट्स थे, जो तीनों लॉ थे, उनको हमने कंप्लीट किया था, है ना? तो चलिए अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ, सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ, तीनों जो लॉ है, हर एक लॉ की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो चलते हैं हम पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या था बच्चों। न्यूटन फर्स्ट लॉ में यही ना, जब कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। तब तक रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। इफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एग्जिस्ट इन रेस्ट और मोशन स्टेट, then it can be maintain their state continuously till there becomes external forces are applied. It's called Newton first law of motions. तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, उसी को हम न्यूटन फर्स्ट लॉ कहते थे, है ना? इट मींस न्यूटन फर्स्ट लॉ के लिए हमने बताया था आपको, नो फोर्स नो एक्सलरेशन। यदि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं तो एक्सलेशन नहीं। यदि आप फोर्स नहीं लगाते हैं तो एक्सलेशन भी नहीं होगी। इट मीन्स F इक्वल टू जीरो, सो A इक्वल टू ऑल्सो जीरो। फोर्स जीरो तो एक्सलेशन भी जीरो। तो बच्चों ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है। अब देखिए फर्स्ट लॉ जो है ये किसे डिफाइन करते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ define the inertia, define the inertia, inertia को डिफाइन करता है। फर्स्ट लॉ जो है ये क्या करता है, इनर्शिया को डिफाइन करता है। अब देखिए इनर्शिया क्या है, इनर्शिया हम किसे कहते हैं। तो बच्चों एट फर्स्ट इनर्शिया क्या है, एक एबिलिटी है जो बॉडी की जो स्टेट है उसे मेंटेन करके रखना चाहती है। हम यूं कह सकते हैं, इट इज एन इंटरनल एबिलिटी ऑफ बॉडी विच कैन बी मेंटेन देयर स्टेट कंटिन्यूअसली एंड टिल देयर बिकम्स एक्सटर्नल फोर्सेज आर अप्लाइड। ये बॉडी की एक इंटरनल एबिलिटी होती है जो अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहती है। रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में, या एक डेफिनेट डायरेक्शन में चल रही है तो डेफिनेट डायरेक्शन में ही। इसे हम इनर्शिया कहते हैं। इट मींस इनर्शिया के लिए इट इज एन इंटरनल एबिलिटी of body which can be maintain their state continuously, maintain their state continuously, becomes external forces are applied is called न्यूटन फर्स्ट लॉ, ओ सॉरी इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ ही इनर्शिया को डिफाइन करता है। अब देखिए इनर्शिया जो है बॉडी की मास को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को। सपोज कीजिए एग्जांपल के लिए से, मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी की वेट है 5 kg, और दूसरी यहां बॉडी है जिसकी वेट है 5000 kg। अब दोनों बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाया, तो अब देखिए जो 5 kg की बॉडी रेस्ट में है, इसे मोशंस में लाने के लिए जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो
और जो 5000 kg की बॉडी है उसे मोशंस में लाने के लिए जो अप्लाइड फोर्स है वो दोनों में ज्यादा फोर्स जो होगी इसमें लगेगी इनकी स्टेट को चेंज करने के लिए। मतलब क्या है कि जो 5000 kg की मासिव बॉडी है इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए ग्रेटर फोर्स की जरूरत होगी और इसमें लेस फोर्स की जरूरत होगी। तो दैट इज इनर्शिया, इसी का नाम है इनर्शिया। इट मीन्स जो हैवियर बॉडी है उसकी तो इनर्शिया ज्यादा होगी, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगी, और जो लाइटर बॉडी होगी उसकी इनर्शिया कम होगी और उसकी स्टेट चेंज करने के लिए कम ही फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। मान लीजिए ये मार्कर का कैप है, इसके ऊपर यदि आप फोर्स लगाते हैं तो इजीली ये अपनी स्टेट को चेंज कर रही है, तो इसकी इनर्शिया कम है। और ये दीवार है, ये वॉल है, इसके ऊपर यदि हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पा रही है। इनकी स्टेट को चेंज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तो इनकी इनर्शिया ज्यादा होगी। तो फाइनली बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, हैवियर बॉडी possess the greater inertia and large forces required change their state. It means lighter body possess the less inertia and small force required change their state. तो हैवियर बॉडी की ज्यादा इनर्शिया होगी, लाइटर बॉडी की कम होगी। इनर्शिया मासिव बॉडी की मास को रिप्रेजेंट करती है, तो इस तरह से ये इनर्शिया के लिए। तो बच्चों इनर्शिया मेन क्या बात है, एबिलिटी है बॉडी की, और ये एबिलिटी जो है स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहती है, जो कि हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ से जिनकी डेफिनेशंस मिली हुई है। तो देखिए इनर्शिया का टाइप हो जाएगा, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। जो इनर्शिया है ये 3 टाइप से होती है, 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। एट फर्स्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, और जो थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। देखिए बच्चों इसमें जो इनर्शिया को है 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशंस और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। तो इसमें तीनों स्टेट को बॉडी जो है मेंटेन करके रखना चाहती है, और इनको चेंज करने के लिए जो फोर्स अप्लाई हो रही है, जब फोर्स अप्लाई होगी तो ये स्टेट मेंटेन करेगी। कहने का मतलब क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और तब तक जब तक कि फोर्स अप्लाई ना हो जाए, तो ये रेस्ट ऑफ इनर्शिया। और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी तब तक जब तक कि कोई फोर्स उसे स्टॉप ना कर दे उनकी स्पीड को। और मोशंस में जब कोई बॉडी एक डेफिनेट डायरेक्शंस में चल रही है तो डेफिनेट में ही चलेगी तब तक जब तक कि कोई उसकी डायरेक्शंस को चेंज ना कर दे। तो बच्चों ये इनर्शिया का टाइप है, इनकी स्टडी हम 1 बाय 1 अब स्टेप वाइज करते हैं विद एन एग्जांपल। तो ये जो टॉपिक आपको करवाया गया है इसमें आपने क्या देखा, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया को डिफाइन कर रहा है। तो इनर्शिया के लिए मैंने आपको बताया कि बॉडी जो है अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहती है, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं।
तो बच्चों ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अब इनकी हम स्टडी करते हैं और फिर हम देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशंस, फिर देखेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट में अभी मैंने बताया था आपको, जो रेस्ट स्टेट है ना, इस स्टेट को मेंटेन करके रखेगी तब तक जब तक कि कोई इसकी मोशंस को स्टार्ट ना कर दे। हम यूं कह सकते हैं इट इज एन इंटरनल एबिलिटी ऑफ बॉडी which maintain their state of rest continuously becomes start their motions, तब तक जब तक कि कोई इसकी मोशंस को स्टार्ट ना कर दे। इसी को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए देखो बच्चों, इनको समझो। जैसे आप बस में जो ना स्टैंड कर रहे हैं और बस का जो ड्राइवर है सडनली बस को स्टार्ट करता है, तो आप क्या करते हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। इनको ऐसे समझिए, मान लीजिए बस स्टैंड पे, बस स्टॉपेज पे बस खड़ी है और आप जाके बस में खड़े हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद 2-4 मिनट के बाद बस ड्राइवर सडनली बस स्टार्ट करके चल पड़े, सडनली बस को स्टार्ट करे और चलना शुरू कर दे, तो उस कंडीशन में आप एकदम से बैक जाते हैं। क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। इट मीन्स आप रेस्ट में थे और बस एकदम से मोशंस में आई तो आप उस टाइम में बैक में जाते हैं। ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हम यूं कह सकते हैं when we standing in bus and bus can be exist in rest and driver suddenly start the bus, then we go backward due to inertia of rest. It means हम जो है क्या करेंगे, बैक में जाएंगे, बैक में जाएंगे। ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फाइनली हम यूं कह सकते हैं व्हेन वी स्टैंडिंग ऑन बस एंड बस सडनली स्टार्ट, देन वी मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इज दैट क्लियर? सेकंड, हॉर्स राइडिंग आपने किया होगा। अरे नहीं किया तो देखा तो होगा। जैसे मान लीजिए हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, हॉर्स पहले रेस्ट में, एकदम से हॉर्स कि मोशंस को हम स्टार्ट करते हैं, फिर से हम बैक में जाएंगे। ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। हम यूं कह सकते हैं व्हेन हॉर्स राइडर सडनली स्टार्ट द मोशंस देन मूव इन बैकवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर? फिर देखिए, जैसे ये मैंगो की ट्री है, इसकी ब्रांच में मैंगो लगी हुई है, एकदम से जैसे मैंगो डिटैच होगी तो मैंगो डाउनवर्ड और जो ब्रांच है एकदम अपवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फिर इनको ऐसे समझिए, एक ग्लास लेते हैं और उस ग्लास में वाटर फिलअप करते हैं, फिर उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखते हैं, कार्डबोर्ड पे 1 रुपए का सिक्का रखिए और फिर कार्डबोर्ड को स्ट्राइक कीजिए विद द हेल्प ऑफ फिंगर, तो कार्ड तो स्लिप कर जाएगी और जो सिक्का सीधा ग्लास में ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हम यूं कह सकते हैं व्हेन ए कॉइन प्लेस्ड ओवर द कार्ड विच इज कवर्ड द ग्लास एंड strike the card, then card slip and coins fall into glass due to inertia of rest. ये भी inertia of rest है ना? फिर इसी तरीके से जैसे ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट को आप स्टिक से बीट करते हैं तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है वो उनसे डिटैच होकर निकल जाए ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तब तक वो डस्ट डिपॉजिट रहती है उसमें जब तक उसमें फोर्स नहीं लगाई जाए। तो बच्चों ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। देखिए क्या, एक बार फिर से इनर्शिया ऑफ रेस्ट में मैंने बताया यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, तब तक रहेगी जब तक कोई फोर्स ना लगे। अब इसमें एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में मैंने कहा कि यदि आप बस में
स्टैंड कर रहे हैं, बस में स्टैंड कर रहे हैं, स्टैंडिंग पोजीशंस में है, और बस एकदम सडनली स्टार्ट करे ड्राइवर, तो उस कंडीशन में आप बैकवर्ड में मूव करते हैं। सेम थिंग्स हॉर्स राइडिंग में भी है। हॉर्स राइडर हॉर्स की मोशंस को सडनली स्टार्ट करे तो फिर भी आप बैकवर्ड में जाते हैं। मैंगो ट्री में जो ब्रांच में मैंगो लगी हुई है, यदि ये डिटैच होता है तो एकदम से मैंगो की जो ब्रांच अपवर्ड और मैंगो डाउनवर्ड। फिर एक ग्लास लेके उस ग्लास को कार्डबोर्ड से कवर्ड कीजिए और उस कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन्स रखिए, फिर फिंगर से स्ट्राइक करते हैं तो कार्डबोर्ड तो आगे स्लिप कर जाएगी बट सिक्का सीधा नीचे। इसी तरह से ब्लैंकेट वगैरह में जो डस्ट स्टिक कर रही है, यदि उसको हम स्टिक से बिटन करेंगे तो फिर वो उनसे हटेगी। तो ये सारी चीजें बच्चों इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट की कह सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह से अब सेकंड टाइप पे हम चलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशंस। ये है इनर्शिया ऑफ मोशंस। इनर्शिया ऑफ मोशन में सेम थिंग्स है, बॉडी की इंटरनल एबिलिटी है जो मोशन की स्टेट को मेंटेन करके रखते तब तक जब तक कोई इसकी स्पीड को स्टॉप ना कर दे। सेम हम यूं कह सकते हैं, इट इज एन इंटरनल एबिलिटी ऑफ बॉडी विच मेंटेन their state of motion till there when stop their speed is called inertia of motion। तो बच्चों ये inertia of motion है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे इसमें हर एक बॉडी को रेस्ट में लिया गया तब हर एक को मोशंस मिलेंगे। सेम एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लीजिए हम बस में खड़े हैं और बस चल रही है, एकदम से ड्राइवर सडनली ब्रेक लगाए तो हम क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। हम यूं कह सकते हैं, व्हेन वी स्टैंडिंग ऑन मूविंग बस एंड ड्राइवर सडनली स्टॉप देयर स्पीड देन वी मूव इन फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशंस, है ना। यदि बस ड्राइवर चलती हुई बस में सडनली ब्रेक लगाता है तो हम आगे की तरफ जाते हैं, किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशंस की वजह से। सेम थिंग्स व्हेन हॉर्स आर फुल्ली गैलप within a high speed and stop their speed then we move in forward। यदि हॉर्स जो है ना फुल गैलप में फुल स्पीड में चल रही है, एकदम से उसकी स्पीड को हम ब्रेक करते हैं, सीधा हम आगे की तरफ जाएंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक इसी तरह से चलती हुई ट्रेन, चलती हुई बस, या तो ट्रेन या तो बस चल रही है और चलती हुई ट्रेन से यदि आप कूद जाते तो सीधा आगे की तरफ मूव करके गिरते हैं। तो हमें क्या करना होता, अपनी स्पीड को धीरे धीरे थोड़ा चल के थोड़ा बस के साथ दौड़ के रोकना पड़ता है। तो हम यूं कह सकते हैं, व्हेन वी सडनली जंपिंग आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन और बस देन वी मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस एंड मे बी इंजर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशंस। एक्चुअली चलती हुई बस और ट्रेन से यदि आप कूद जाते हैं तो क्या होगा कि जैसे आप जंप कर रहे हैं तो आपकी बॉडी का जो अपर पार्ट है ये बस के साथ अब भी मोशंस में है, और पैर जो अर्थ सरफेस पे आते ही रेस्ट में हो गया। जैसे रेस्ट में हुआ, पैर तो रेस्ट में और बॉडी का अपर पार्ट मोशंस में, फिर आप नीचे गिरते हैं और फिर आप इंजर्ड हो जाएंगे, है ना। तो इनसे बचने के लिए हमें अपनी स्पीड को मेंटेन करना पड़ता, थोड़ी दूर तक दौड़ना पड़ता है बस के साथ। ये क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस ही तो है। तो इस तरह से ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस है। तो बच्चों ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस के लिए इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या क्या बताया मैंने, यदि चलती हुई बस में एकदम से ब्रेक लगे
तो आप आगे की तरफ मूव करते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशंस। इसी तरह से फुल गैलप, फुल ऑन स्पीड से हॉर्स चल रहा है और हॉर्स राइडर एकदम से स्टॉप करे उनकी स्पीड, फिर भी आप आगे की तरफ जाते हैं। फिर चलते हुए ट्रेन या बस में से आप जंप कर जाते हैं तो आप आगे की तरफ गिरेंगे, ये भी इनर्शिया ऑफ मोशंस है। तो बच्चों ये इनर्शिया ऑफ मोशंस है। इसमें मोशंस की जो स्टेट होती है ये तब तक मेंटेन रहती है जब तक कोई इसकी स्पीड को स्टॉप ना कर दे। इसी तरह से बच्चों अब थर्ड टाइप है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस, इसमें भी सेम, it is an internal ability of body which can be maintain their directions continuously because external forces are applied and change their directions, तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इनकी डायरेक्शन को चेंज ना करे, इसी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए इसमें क्या, जैसे रेनफॉल होती है, जब बारिश होती है तो यदि रेन ड्रॉप जो है, यदि मान लीजिए ये क्रॉस फॉल कर रही है, कई एक बार आपने देखा होगा इस तरह से बारिश होती है क्रॉसिंग, तो उस कंडीशन में यदि आप क्या करते हैं, अम्ब्रेला को बिल्कुल उनके अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं, जिस डायरेक्शन से रेन ड्रॉप फॉल कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन, ताकि हम अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर सके ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। फिर इसी तरह से जैसे एप्पल को हम नाइफ से कट करते हैं तो नाइफ तो डाउनवर्ड मूव कर रही है और एप्पल का पार्ट अपवर्ड, डायरेक्शंस ऑफ इनर्शिया। शार्प एज जो होती है उससे को कट करते हुए नीचे चली जाती है ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। ठीक इसी तरह से जैसे आप 4 व्हीलर में ज्यादा हैं और जो ड्राइविंग सीट पे जो ड्राइवर है सडनली कर्व में गाड़ी को टर्न कर ले, तब आउटवर्ड की तरफ झुकते हैं, गाड़ी इनवर्ड और आप आउटवर्ड, तो ये भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस है। तो बच्चों ये जो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस है। तो बच्चों ये इस तरह से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस में आपने क्या देखा, एप्पल को कट करते हैं तो नाइफ डाउनवर्ड और एप्पल अपवर्ड। फिर इसी तरह से अम्ब्रेला रेन से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शंस में। इसी तरह से जो व्हीकल होती है, जो 4 व्हीलर में यदि ये इनवर्ड टर्न करती है तो हम आउटवर्ड जाते हैं, आउटवर्ड थ्रो आउट होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बच्चों इसी तरह से ये आपने क्या देखा, फर्स्ट लॉ से इनर्शिया की डेफिनेशन आई थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इसमें आप एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई भी व्हीकल, मान लीजिए जैसे बाइक हो चाहे साइकिल हो, यदि आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो मड होती है, व्हील के ऊपर एक मड गार्ड होती है, और जैसे बारिश हुई है मान लीजिए, अब कीचड़ है, उसमें यदि आप साइकिल या बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें जो कीचड़ निकलती है वो क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन, साइकिल तो आगे जा रही है और कीचड़ पीछे की तरफ आती है, ये भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है ना। तो बच्चों इस तरह से इनर्शिया की बात थी। तो बच्चों अब हम कर रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की बात। तो सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए हम क्या जानते हैं बच्चों, जो फोर्स होती है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। रेट के लिए आपको बताया था टाइम से डिवाइड करेंगे, चेंज के लिए P2 माइनस P1 अपॉन में T2 माइनस T1, क्लियर। या इसी को आप ऐसे लिखिए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dP अपॉन में dt, है ना। अब जो है प्रोपोर्शनल का साइन हटाते ही रूल क्या है, कांस्टेंट लगाना है, कांस्टेंट K dP अपॉन में dt, और K इक्वल टू क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इक्वल टू 1, सो F इक्वल टू dP अपॉन में dt।
अब देखिए जो P है मोमेंटम है, तो P इक्वल टू mv, सो F इक्वल टू dmv अपॉन में dt। मास कांस्टेंट टर्म्स है, इसका डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता, इनको बाहर कीजिए। तो F इक्वल टू m dv अपॉन में dt, और जो dv अपॉन dt होता है ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। सो F इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की डेफिनेशन सेकंड लॉ से भी मिली है बच्चों, सेकंड लॉ ही मेन लॉ है, इसी को हम बोलते हैं सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशंस। देखिएगा आप, सेकंड लॉ से ही हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ प्रूफ करेंगे। तो सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशंस। मास कांस्टेंट है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, और इसी को आप ऐसे कह सकते हैं, इफ फोर्स देन एक्सेलरेशंस। यदि फोर्स होगी तो एक्सेलरेशंस होगी। फोर्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन आल्सो डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपने क्या देखा, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशंस है, इसको एक्सप्लेन करके फोर्स का हमने फॉर्मूला बना दिया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशंस। इट मींस the total product of mass and acceleration is equal to force. It means force is directly proportional to accelerations. If force then accelerations, यदि force होगी तो accelerations होगी। तो बच्चों ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस में ये कुछ टर्म्स मैंने आपको करवाए हैं। इस टर्म्स को ज्यादातर आज की क्लास में थ्योरेटिकल पोर्शंस आए थे, जो हमारी डेली लाइफ में कई एक ऐसी इवेंट्स होती है, और उस इवेंट्स में हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड लॉ यूज हो रही है, इनर्शिया टॉपिक यूज हो रहा था, तो इसीलिए मैंने उसको एक एक टॉपिक को विद इन एग्जाम्पल से समझा। तो इनको अच्छी तरह से इस वीडियो को आपको देखना है और एनालाइज करना है। फिर भी कोई डाउट हो तो हम किस दिन काम आएंगे, हम आपकी सेवा के लिए ही तो हाजिर हैं, आपकी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ही तो बैठे हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान ही तो करेंगे। लेकिन ये तब कर सकते हैं हम समाधान जब आप अपनी समस्या हमारे आगे प्रकट कीजिएगा। एक मिस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके पूछिए ना, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करना चाहेंगे, ज्यादा क्लास को लेंथ नहीं खींचते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।